हेलो एंड वेलकम बैक। मैं शिल्पी और मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ फिजिक्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगी। पहले आप ज़रा इस इमेज को देख लीजिए कि ये क्या हो रहा है। एक स्टंटमैन है, वो प्रॉपरली यहाँ पर अपनी गाड़ी को ऐसे स्ट्रेट उठा देते हैं। मैं सोचती हूँ पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, कितनी ऊट पटांग हरकतें हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। बट कॉन्सेप्ट निकल के आता है अचानक से कि भैया इनको फिजिक्स आती है। कैसे आती है वो देखते हैं। अब ज़रा इनको भी देख लो। ये कौन है? हमारी पीसा की मीनार, जो अभी तक एक तरफ लुढ़की हुई है लेकिन गिर नहीं रही है। अब ये गिर क्यों नहीं रही है? ये भी बैलेंस्ड हो गई हैं। अब ये बंदा जो है ये भी रुका हुआ है, ये भी नहीं गिर रहा है। ये लोग गिर क्यों नहीं रहे हैं? जरा मुझे भी तो बता दो, ऐसा क्या हो गया? मत कह देना सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से है, बिल्कुल भी नहीं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से नहीं है, ठीक है? कॉन्सेप्ट कुछ और है, इसलिए डू नॉट आंसर लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नो, बताओ पहले ये ऐसे क्यों रुके हुए हैं। बहुत छोटा सा एक शब्द का आंसर है कि ये क्यों रुके हुए हैं ऐसे, क्यों ये गिर नहीं रहे हैं, क्यों ये गिरा नहीं ऐसे रुका हुआ है। और ये जो हमारी मीनार है, सॉरी, ये जो हमारी मीनार है ये भी गिर नहीं रही है, ऐसे रुकी हुई है। बताओ क्यों? पता है क्यों? क्योंकि बैलेंस काम कर रहा है। बैलेंस समझते हो? इक्विलिब्रियम काम कर रहा है। इक्विलिब्रियम क्या है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, बट फिर से जरा रिकॉल कर लेते हैं। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका कोई लेना देना नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं। देखो, बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि भैया जब ये यहाँ वाले इस वेट पर हैं, यहाँ वाले इस वेट पर हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम जनरेट कर रहे हैं। कैसा इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है पहले ये तो बताओ। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जब सारे फोर्सेस इधर उधर कहीं से भी लगा दो, जिधर से मन करे लगा दो, मैं अपने बैलेंस स्टेट में हूं। क्यों? क्योंकि जो जितने भी फोर्स लगा रहे हो सब एक दूसरे को क्रॉस करते चले जा रहे हैं और फाइनल फोर्स जीरो हो जा रहा है। जब फाइनल फोर्स जीरो हो जा रहा है, नेट फोर्स जीरो हो जा रहा है, दैट मीन्स कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, हमारी बॉडी आराम से खड़ी हुई है, ठीक है? तो ऐसे ही ये भाई साहब अपनी बाइक को और अपने आप को भी रोक कर रखे हैं, क्योंकि इनके ऊपर जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं, जितना भी टॉर्क काम कर रहा है, टॉर्क याद आया? जितना भी टॉर्क इधर से काम कर रहा है, इधर से काम कर रहा है, ये सब इन्होंने बैलेंस कर दिया है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो गया है। इधर से लगा टॉर्क, इधर से लगा टॉर्क, इन दोनों को कपल की तरह इन्होंने लिया, एक दूसरे को ऑपोजिट थे ना, ये इधर वाला पॉजिटिव ले लिया, इधर वाला नेगेटिव ले लिया, कि भैया आपस में नेट बने तो क्या हो गया? कैंसल आउट हो गए, जीरो बन गया, इसीलिए ये बैलेंस हो गए। ठीक है, बैलेंस तो समझ आ गया, बट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेना देना क्या है बताते हैं। रुक जाओ, देखो अब ये क्या है? ये मीनार जी, मीनार भी रुकी हुई है मतलब बैलेंस्ड है। इक्विलिब्रियम इन्होंने स्टेबल कर लिया है बढ़िया से। कैसे कर लिया है? अगर मैं यहाँ से इधर साइड में देखूं तो भी फोर्स और आपकी डिस्टेंस के हिसाब से जो टॉर्क निकलेगा, टॉर्क क्या था? फोर्स और आपकी डिस्टेंस थी ना। तो जो इधर से टॉर्क लग रहा था और जो इधर से लग रहा है वो भी सेम निकल रहा है, यानी कि जो नेट फोर्स है हमारी पीसा की मीनार पर वो हो रहा है जीरो। इसलिए वो एकदम मस्त बैलेंस में रुकी हुई है, अभी भी ना इधर गिर रही है ना उधर गिर रही है। सब लोग कह रहे हैं कि शायद 2050 तक गिर जाएगी। गूगल करना इसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, लेकिन ये जो बैलेंस है, ये जो टॉर्क जीरो हो रहा है, ये जो नेट फोर्स जीरो हो रहा है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या लेना देना है? देखो, ब्लैंक पेज है क्या मेरे पास? हाँ है। देखो, अब ये है हमारी अर्थ, गोल गोल बना रही हूं, अब पता नहीं गोल होती है कैसी होती है, आपने तो जियोग्राफी में पढ़ी होगी ना, जियोइड शेप की है। तो इस अर्थ पर अब क्या हो रहा है? ये जो बाइक वाले भैया हैं, ये बाइक यहाँ कहीं चला रहे थे, यहाँ पर उन्होंने बैलेंस करी हुई थी, ठीक है? और ये जो हमारी पीसा की मीनार है वो कहीं इधर कहीं है, फॉरेन में बनी हुई है, ठीक है? वो भी इधर की तरफ आ रही है। अच्छा, अब मैं देखो जरा घूमना भी चाह रही हूँ, थोड़ा सा पीसा की मीनार और थोड़ा सी भी देखना चाहती हूँ, थोड़ा यहाँ वहाँ भी जाना चाहती हूँ। तो अब मैं भी निकली हूँ घूमने। मैं पहले गई नॉर्थ, फिर गई इधर साउथ वाला पोल, सब घूम आई, फिर इधर भी गई घूमने के लिए, अपना ये वियतनाम वाला एरिया, ठीक है? मैं सब जगह घूमने गई, पर एट द एंड ना मुझे मेरा घर ही अच्छा लगता है। तो फिर घूम घाम के जो मेरा घर था वहाँ आ गई मैं, मस्त, ठीक है? जो मेरा घर था वहां आ गई। मतलब मुझे जाना वाना ज्यादा पसंद नहीं है कहीं भी, वापस से घूम फिर के यहाँ आ गए।
वैसे ही हमारे बाइक वाले भाई साहब भी गए तो थे घूमने, लेकिन घूम फिर के वापस आ रहे हैं इधर बैलेंस करने। और जो हमारी पीसा की मीनार है वो भी बीच में आ रही है बैलेंस करने। बाद में सबके सब आना चाहते हैं सेंटर में। अब ये सेंटर में क्यों आना चाहते हैं बताओ? सेंटर में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि सेंटर में हमारी अर्थ देवी जो है वो ग्रेविटी लगा रही है बहुत जोर से। इतना मस्त ग्रेविटी लगा रही हैं कि लोग ना खिंचे चले आ रहे हैं, आपको कहीं और रुकने नहीं देंगी। अब वो क्या कह रही है, भैया तुम बैलेंस हो चुके हो, आओ अब बस हो गया, बहुत घूम लिया तुम लोग, चलो चलो। तो ये आपके सेंटर में इतनी जबरदस्त ग्रेविटी है कि सब पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। ग्रेविटी क्या है? एक कॉज है और ग्रेविटेशनल फोर्स रिजल्ट होता है। कभी भी मिसकॉन्सेप्ट मत करिएगा कि ग्रेविटी बोल दो उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दो ना। अर्थ आपके सेंटर में ग्रेविटी लेकर के बैठी हुई है और सबको क्या कह रही है, आओ आओ यहाँ आ जाओ, सब लोग यहाँ आ जाओ, सब लोग यहाँ आ जाओ। तो अल्टीमेटली सारी चीजें बैलेंस होके इक्विलिब्रियम में आकर के अपना सारा वेट कहाँ लगाना चाह रही है? इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ, इस सेंटर की तरफ। और यही सेंटर क्या है आपका? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ रहे हो? मैं कहीं भी चली जाऊं, कहीं भी घूमने चली जाऊं, एट द एंड मुझे घर आना है। ठीक है, एट द एंड मुझे घर आना है, मुझे घर का सामान चाहिए। क्यों? क्योंकि बैलेंस तो मेरा घर ही क्रिएट कर पाता है। चाहे वो इमोशनल बैलेंस हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का बैलेंस हो, चाहे मेरे खाने का बैलेंस हो, चाहे मेरे हाइजीन का बैलेंस हो, मुझे पता है मुझे एट द एंड लौट कर घर आना है। क्योंकि मेरा जो घर है ना, दैट इज लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मुझे पुल करता रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के कि आओ जल्दी आओ। तो ऐसे ही अर्थ करती है। समझ रहे हो बात को? कोई भी सामान गिराते हो, पट से कहाँ जा रहा है? सीधा सीधा जा रहा है, ऐसे ऐसे डांस नहीं कर रहा होता है, यहाँ यहाँ नहीं जा रहा होता है, यहाँ यहाँ नहीं जा रहा होता है, ऐसे सीधा गिरता है। क्यों? पहले तो वो ट्राई करता है बैलेंस होने के लिए, और जैसे ही वो बैलेंस हो जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। फटाक से सेंटर में आओ, चलो। तो हर चीज, हर बंदा, हर सामान, सब कुछ ट्राई कर रहा है इस ग्रेविटी के सेंटर पर जाने के लिए। और जो कहाँ है? अर्थ में है। फिलहाल तो अर्थ ही हमारे पास है, तो अर्थ का ही कंसिडर करेंगे अब। ठीक है, तो जब अर्थ में इतना बड़ी ग्रेविटी लेके बैठी हुई हैं, तो हम लोग कैसे इधर उधर रह सकते हैं? हम सब अर्थ की तरफ ऑटोमेटिकली ग्रेविटी की वजह से गिरते चले जा रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सारा का सारा मास, सारा का सारा वेट जो हमारा है, एंटायर वेट, वो सब कुछ कहां पर फील हो रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। इंटायर मास ऑफ द अर्थ कहां पर फील हो रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। आपका जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का सारा एंटायर ग्रेविटेशनल पुल कहां लग रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। तो ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, आप जरा दूसरा एक कॉन्सेप्ट देखो। कभी बुक घुमाई है क्लास में? बुक घुमाई है? मुझे नहीं आती, ऐसे करके घूमती है ना जो, ऐसे फिंगर पे। आपने घुमाई है? मैंने नहीं घुमाई, मुझे नहीं आती। जो लोग घुमा लेते हैं, भाई आपको फिजिक्स आती है। ठीक है, कैसे आती है देखो। अब ये बुक है, देखते। अब ये बुक है, अब इस बुक में आप कह रहे हो कि अगर ये बैलेंस कर देंगे तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ जाएगी। जाएगी क्या? ऐसा कुछ है? डेफिनेटली ऐसा कुछ है। इसका जहां पर बैलेंस आएगा वही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यहीं से वो बैलेंस करते हुए अर्थ के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, बिल्कुल सही है, बढ़िया है। तो यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ कि जहां पर चीजें बैलेंस हो जाएं, जहां पर इंटायर मास आपका चला जाए, वो आपकी क्या हुई? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, मैंने आपको एक और टर्म बताया कि टॉर्क जीरो हो जाए, उसका मतलब क्या था? देखो, अगर मैंने अपनी फिंगर को यहां रखा है और मैंने ट्राई किया कि ये बैलेंस्ड हो जाए, तो क्या ये हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। ये क्या करेगी? इधर गिरेगी। यानी कि जो फोर्स है वो इधर ज्यादा लग रहा है, डिस्टेंस भी ज्यादा है, और टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये हो गया। पर जो इस साइड का फोर्स है वो कम है, डिस्टेंस भी कम है, तो इधर का टॉर्क कम हो गया, इधर का टॉर्क ज्यादा हो गया। अब अगर मैं सेंटर पे रखूं, कहीं मिड में, ठीक है, मिड में कहीं पर रखूं, तो क्या होगा कि दोनों साइड में फोर्स और डिस्टेंस इक्वल है, और दोनों साइड का टॉर्क जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्यों? इधर वाला टॉर्क इधर गिराने की कोशिश करेगा, इधर वाला टॉर्क इधर गिराने की कोशिश करेगा, बीम की तरह। याद आया बीम? तो टॉर्क हमारा क्या हुआ यहां पर? फाइनल टॉर्क वो हो गया जीरो। इसलिए ये बैलेंस की स्टेट में है, और ये पॉइंट इसका क्या है?
आई थिंक आई कैन डू इट। ये पॉइंट इसका क्या है, यही आपका बैलेंस पॉइंट है और ये बैलेंस पॉइंट ही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसी वजह से ये बैलेंस में रहता है। तो भैया स्टंट मैन को कोसना बंद करो, उनके पास बहुत बुद्धि है, उन्होंने ढूंढ लिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उनको पता है कि मैंने अगर सब बैलेंस कर लिया, ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ गया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुझे खींचने की कोशिश करेगी और मैं स्टेबल रहूंगा। ठीक है, तो उन्होंने ये पता लगा लिया है। और क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और बताओ और क्या कह सकते हैं इसके लिए। देखो, अब अगर मैं आपसे कहूं क्या सिर्फ सामान की या फिर कुछ पर्टिकुलर शेप की ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, क्या हम हमारी ग्रेविटी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं यार। जब मैं बोल रही हूँ कि मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, यानी कि मेरा घर जिधर मैं बार बार चली जाती हूँ, तो इसका मतलब मेरे अंदर भी ग्रेविटी तो है, कुछ तो ग्रेविटेशनल फोर्स मेरी तरफ से भी काम कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना हो तो आप क्या करोगे बताओ? मैं एक ऐसा शेप हूँ, एकदम ऐसी बेकार सा कुछ भी लामिना हूँ मैं बिल्कुल इधर शेपलेस वाला, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है मेरा। बट अगर मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी हो तो कैसे निकालोगे आप, क्या करोगे? देखो, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे शेप होते हैं ऑलरेडी गिवन, वो कैसे काम करते हैं, उनका हम कैसे निकालते हैं क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैंने आपको बताया कि जहां पर सब कुछ बैलेंस हो जाता है फाइनली और अर्थ की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा होता है, वहां पर फाइनली वो सामान रुक जाता है, तो क्या है, वो बैलेंस में है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट है। यहां पर देखो, ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है। इस डिस्क में अगर ये जो सेंटर है, ये सेंटर आपके अर्थ की तरफ जा रहा है और इसका ये वाला कौन, आप डायगनली अगर इस पे लाइंस ड्रॉ करोगे तो आपका जहां पर जो मिड पॉइंट आएगा ना, जो मिड पॉइंट, वो क्या है आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि यहां से ये बैलेंस्ड है। जो आपके पर्टिकुलर प्रॉपर शेप होते हैं ना, जैसे कॉपी हो गई, उसको मैंने अगर मिड में हाथ रखा तो वो बैलेंस हो जाती है, वो गिरती नहीं है। तो वैसे ही आपका सर्किल हो गया, आपका ट्राइंगल हो गया, आपका कोन हो गया, आपकी स्फेयर हो गया, आपका 3D वाला क्यूब हो गया, कुछ भी स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, उनके सभी के जो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं वो हमेशा उनके डायगोनल ड्रॉ करने के बाद उनका मिड पॉइंट होते हैं। अब वो मिड पॉइंट हो सकता है कि उस 3D इक्विपमेंट के अंदर भी हो सकता है और 2D है अगर तो बाहर भी हो सकता है। कैसे, ये देखो, अगर ये जो रिंग है ये तो 2D है ना, रिंग क्या है, 2D है, तो रिंग 2D है और इसका जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपकी रिंग के बाहर होता है, ना कि रिंग के अंदर होता है। ठीक है, कैसे, देखो, अगर ये कोई ब्लॉक है, इसके ऊपर अगर मैं ये रिंग रख दूं, ठीक है, ये रिंग में रख दूं, रिंग ठीक से बन नहीं रही है अगर मैं ये रिंग रख दूं तो रिंग बैलेंस्ड कब होगी, जब वो यहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम करेगी, तब क्या होगी, बैलेंस होगी। जब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगी, यहां मिड में होगी। अगर इधर कहीं होगी तो रिंग लुढ़क जाएगी, इसलिए ये इसकी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ऐसे कई सारे शेप हैं जिनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको क्या करनी है, याद भी करनी है और देखनी भी है। ठीक है, अब देखो ये 3D बॉक्स है, इसकी जो आप क्यूबॉइड है, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके अंदर मिड में होती है, यानी इसके अंदर मिड में अगर हम पकड़ते हैं तो वहां से ये बैलेंस रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स जहां पर सारा का सारा बैलेंस होता है, जिस एक्सेस पर टॉर्क जीरो होता है, बैलेंस जीरो होता है, सारा वेट आपका एंटायर यहां पर कंसंट्रेटेड होता है, वही आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, तो क्या मेरी बॉडी की भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मैं ये कह रही थी, क्या उसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, क्योंकि रेगुलर शेप्स तो हैं ही, साथ में आपके इर्रेगुलर शेप्स भी होते हैं, इर्रेगुलर शेप्स की भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो कैसे होती है, देखो, अब ये इर्रेगुलर ही तो था, ये कोई प्रॉपर रेगुलर शेप तो था नहीं, पिसा की मेहनत ना, फिर ये ना, तो ये बाइक वाले भैया आपके पूरी रेगुलर है कोई चीज, रेक्टेंगल है क्या, ट्राइंगल है क्या, या फिर सिलेंडर है, कुछ नहीं है। तो यानी कि आपकी जो ये इर्रेगुलर शेप है उसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। कैसे होगा वो देखो, ये है आपका इर्रेगुलर शेप। ठीक है, जैसे कि मुझे ले लो, आप मुझे कंसिडर कर लो, क्या मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है कि मतलब मुझे एक ऐसे पॉइंट पे उठाया जाए, कहीं ऐसा कोई पॉइंट है जिससे मुझे उठाया जाए और मैं बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाऊं और उस एक पॉइंट पे मेरा सारा वेट कॉन्सेंट्रेट हो जाए और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ काम करे? ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है भाई।
मान लो मुझे शायद बैक के साइड से अगर मिड से मुझे उठाया जाए तो मैं शायद बैलेंस हो जाऊं, ना मैं इधर गिरूं, ना मैं उधर गिरूं, ना मैं उधर गिरूं, ना मैं उधर गिरूं, और ऐसे मिड में मेरा सारा का सारा वेट आ जाए और मैं वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाऊं और वहां पर मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। यही इर्रेगुलर शेप है। तो देख लो, ये है एक इर्रेगुलर शेप। अब इसका अगर मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे करूंगी? रेगुलर शेप में तो हम क्या करते, डायगोनल्स बनाए ले रहे थे, मिड में बनाए ले रहे थे। 2D है तो बाहर की तरफ भी हो सकता है, डायगोनल्स बना के चुपचाप निकाल ले रहे थे। अब इर्रेगुलर में डायगोनल कैसे बनाओगे, कहां से बनाओगे? तो इसमें डायगोनल नहीं बनता है। इसमें क्या होता है कि आप एक लाइन यहां से ड्रॉ करोगे, आप एक लाइन यहां से ड्रॉ करोगे, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करोगे, घुमा दोगे, इसको फिर से घुमा दोगे। ये देखो, अब इसको घुमाया और इसमें फिर से एक लाइन ड्रॉ कर दी, वहीं से जहां से पहली की थी वहीं से दूसरी, फिर और घुमा दिया, फिर दूसरी वाली भी यहीं से कर दी, जहां से पहली की थी वहीं से ही करनी है, फिर और घुमा दिया, फिर यहां से कर दी। अब देख रहे हो बाकी की जो लाइन ड्रॉ है वो भी दिख रही होंगी आपको। ये देखो, ये वाली लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ हैं, ठीक है, तो ये भी आपकी ड्रॉ हो चुकी है। अब इसको और घुमा दिया, फिर से यहां से लाइन ड्रॉ कर दी, और बाकी जो ड्रॉ थी वो भी है इस पर, ठीक है। अब इसको और घुमा देते हैं, ठीक है। जब इसको हर एंगल से आपने घुमा लिया, लाइन सीधी सीधी हर बार ड्रॉ कर ली, तो ये जो सारी लाइंस एट द एंड जहां इंटरसेक्ट करती हैं, जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, वही इसका पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है। दैट मीन्स यहां पर सारा का सारा वेट कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अगर मैं यहां से इस बॉडी को उठाऊंगी तो ये उड़ भी जाएगी और यहीं पर ये टिकी रहेगी और इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहेगी और अर्थ की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स तगड़े से फील कर रही होगी और ट्राई करेगी कि मैं इस तरफ गिर के अर्थ के सेंटर की तरफ जाऊं। यही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। समझ आई बात? आप देखो, आप इस मेथड से भी इसको निकाल सकते हो जिसमें आप सीधे सीधे डायगोनल्स ड्रॉ करते हो। एक मेथड आपका होता है जिसमें आप पेंडुलम्स को, वेट को आप छोटे छोटे होल करके किसी भी जैसे ये देखिए, एक लैमिना है मतलब इर्रेगुलर शेप, ठीक है, कोई एरिया है, लैमिना मतलब एरिया, कोई इर्रेगुलर शेप है, उसमें आप होल करोगे। आपने होल किया, ये देखो, ये होल किया, ये होल किया, ये होल किया, ये होल किया, ठीक है। इन होल्स में आप 1 बाय 1 एक एक करके आप वेट टांगते हो, ठीक है। वेट टांग के जो आपकी लाइन क्रिएट होती है उसे आप लाइन को ड्रॉ करते हो। देखो वेट है, ऐसे आप फिर से इसे घुमाते हो, इस वाली जगह से फिर आप बांधते हो वेट, फिर ऐसे क्रॉस करती है लाइन। जहां पर ये सारी लाइनें क्रॉस कर जाती हैं वहां पर ही क्या हो जाता है, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। मतलब सारा का सारा वेट वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक। पर इससे क्यों करना है, आप इससे कर लो, इजीली है, ठीक है। आपके कोर्स में कुछ पर्टिकुलर शेप के बारे में दिया गया है जिसका चार्ट दिया गया जो आपको याद करना ही करना है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है उससे, तो उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बतानी है कहां पर होती है। बुद्धि लगाना थोड़ी सी, अब समझ तो आ गया ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, जहां पर फाइनल हमारा सारा का सारा वेट कॉन्सेंट्रेटेड होता है। और जो आपके रेगुलर शेप्स होते हैं उनमें मोस्टली वो मिड में होता है। 3D है तो आपका अंदर कहीं पर होगा बॉडी के, और 2D है आपका तो बाहर भी हो सकता है, ठीक है। और अगर इर्रेगुलर शेप है तो सबका डायगोनल आप बना लोगे, जहां पर आपका इंटरसेक्ट करेंगी सारी लाइंस, वही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। देखो, रॉड कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है ना, तो रॉड का कहां पर होगा, खुद से दिमाग लगा लो, रॉड का कहां पर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मिड पॉइंट पर, ठीक है, एकदम मिड पॉइंट पर, जहां पर इसका टॉर्क दोनों तरफ से मिल करके इक्वल 0 हो जाएगा, नेट टॉर्क 0 हो जाएगा और ये बैलेंस के स्टेट में आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, किसका, रॉड का। देखिए, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ द रॉड क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, किसका, रॉड का। अगर मैं आपसे पूछूं कि रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो दैट विल बी मिड पॉइंट ऑफ रॉड। सेकेंड देखो क्या है आपका शेप, सर्कुलर डिस्क, ठीक है। सर्कुलर डिस्क क्या है, कुछ ऐसा सा शेप होगा, ठीक है। इसमें क्या है, अब अगर इसमें मैं डायगोनल्स ले लूं, कहीं से भी ले लूं, तो एक आपका सेंटर में आएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर, ठीक है। ज्योमेट्रिक सेंटर जो होगा आपका, वो होगा आपका क्या, वो होगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। आप देखो, सॉलिड और हॉलो स्फीयर, सॉलिड और हॉलो स्फीयर, मतलब कि ये तो सिंपल प्लेन 2D वाला था। अब अगर 3D स्फीयर लोगे, मतलब पूरी बॉल,
बॉल लोगे, 3D लोगे, और मैंने आपको बताया कि 3D में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो उस 3D ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं लाई करेगा, ठीक है। मतलब ऐसे ये बॉल है, इस बॉल के कहीं अंदर मिड में, एकदम मिड पॉइंट पे, जैसे अर्थ है ना हमारी, अर्थ भी तो बॉल जैसी है, उसके मिड में सेंटर में जाकर के क्या मिलता है हमें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलती है। वैसे ही हमें क्या मिलेगा, आपका जो स्फेयर है या फिर बॉल, इसको अज्यूम कर लो, बॉल भी तो स्फेयर ही है, उसके अंदर कहीं जाकर के हमको मिड में मिलेगा, यानी कि ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेयर, वो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। जैसे कि एंटायर मास आपकी अर्थ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर टिका हुआ है, अगर आप उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक उंगली से उठा दो तो पूरी की पूरी अर्थ उठ जाएगी। अगर आपको मास कैलकुलेट करना है तो उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आप मास कैलकुलेट कर लो, पूरी अर्थ का मास पता चल जाएगा। सिमिलरली अगर इस रॉड का मास पता करना है, वेट पता करना है, तो आप अगर इस पॉइंट से पता कर सकते हो, इस पे सारा का सारा वेट, इसका इंटायर वेट यहीं पर है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ पर इसका सारा वेट कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ मिड पर इसका सारा वेट कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर हम यहाँ से उठाएंगे इसको तो ये उड़ जाएगा आराम से, बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका सारा मास वहां पर है। अगर मेरी बॉडी को कोई उठाना चाहेगा तो वो भी डायगनली मेरे को ऐसे ऐसे खींच के, ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के मेरे डायगनल पॉइंट्स बना के, जहां पे फाइनली सारे इंटरसेक्ट करेंगे, वो मेरा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला शेप देखो, सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होता है, कुछ ऐसा था, है ना। तो सिलेंडर में क्या होता है, आपका मिड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, मिड पॉइंट है भैया, इसमें क्या इतना टेंशन लेना है, मिड पॉइंट है। सॉलिड कोन है, इस कोन वाला थोड़ा देखना ध्यान से, ठीक है। सॉलिड कोन है और एक आपका हॉलो कोन होता है। ये सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन मैंने ऐसे बनाया है, इसमें नीचे आपका पूरा ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सॉलिड कोन में जो आपका होता है वो होता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस विल बी, यहां से आपका ये हाइट आपकी h है, ठीक है, ये आपकी होती है यहां से नीचे से बेस से h/4। कैसे, वो देखो, अगर मैं इस कोन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ठीक है, 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, तो h कैसे हो गया, h/4 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 h/4, ठीक है, h/4 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 हो गया, सब हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसका जो मिड पॉइंट है, मतलब कि जो इसका इंटायर वेट है, ऊपर वाला तो भारी होगा ना, क्योंकि सॉरी ऊपर वाला तो हल्का होगा ना, क्योंकि ऐसे पतला सा है, ऊपर हल्का होगा, नीचे भारी है क्योंकि गोल गोल है काफी सारा। तो डेफिनेटली इसका जो मिड पॉइंट होगा वो थोड़ा नीचे की तरफ होगा। थोड़ा लॉजिक लगाओ, आपका कोन है ना, कोन ऊपर तो हल्का होगा ऑब्वियसली, अगर उसको काटते जाओगे 4 पार्ट में काटो, ऊपर काटा तो बहुत छोटा सा ट्राइंगल सा निकलेगा, वो कम वेट हुआ, फिर बीच का काट दो, एक और पार्ट, फिर एक और पार्ट काट दो, फिर एक और पार्ट काट दो। जब आप नीचे वाला पार्ट काटोगे चौथा, तो उसका वेट बाकी के 3 वेट के इक्वल हो रहा है, ठीक है। मतलब कि इधर का जो फोर्स और टॉर्क है वो, और इधर का जो फोर्स और टॉर्क है वो दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं। कहां पर, इस पॉइंट पर। तो आपका जो h/4 है, मतलब h/4 कहां से, बेस से, h/4, ये देखिए, एट अ हाइट ऑफ h/4 फ्रॉम द बेस ऑन इट्स एक्सिस, जो h/4 हाइट नीचे से जब आप लोगे, बेस से लोगे, तो वो आपका मिड पॉइंट होगा। अगर यही पूछ लिया जाए टॉप से तो 3h/4 होगा, ठीक है, क्योंकि आपके 3 पोर्शन यहां कटे हुए ऊपर लगे हुए ना, 1 2 3, तो 3h/4 हो जाएगा, ठीक है। आप देखो हॉलो कोन, हॉलो कोन का मतलब है कि भैया सॉलिड वॉलिड कुछ नहीं है, हॉलो है, ठीक है। अब हॉलो में क्या होगा कि ये जो आपका वेट है, ऊपर वाला ऑब्वियसली कम होगा, नीचे वाला भी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। सॉलिड में काफी भारी हो रहा था नीचे का, लेकिन हॉलो में ऐसा नहीं होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो हॉलो वाले में हम क्या करते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। टोटल हाइट आपकी क्या है, h है, टोटल हाइट h है, तो ये हो गया h/3 और ये भी हाइट हो गई h/3, ठीक है, ये h/3 तीनों हो गई। अब इसका मिड पॉइंट कहां पर लाई करता है, इसका मिड पॉइंट अगर मैं बेस से देखूं तो ये लाई करता है h/3 हाइट पर, यानी कि यहां पर h/3 हाइट पर, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे कि टॉप से देखो तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2 पॉइंट्स है ना, 2 है ना कटे हुए आपके, तो 2h/3 हो गया, ठीक है। ऊपर से देखो तो 2h/3, नीचे से देखो तो h/3, क्योंकि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, 3 पार्ट में आप हॉलो को डिवाइड कर सकते हो। ये देखो, एट अ हाइट ऑफ h/3 फ्रॉम द बेस ऑन इट्स एक्सिस। आप देखो सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कहां पर होता है, सेंटर ऑफ रिंग में होता है,
ट्राइंगुलर लैमिना, अगर आपका ट्राइंगुलर है तो सभी के मीडियन से, अगर आपका जो भी सभी के मीडियन से जो आपका जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट, ये आपकी क्या होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, वो क्या हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसका, ट्राइंगुलर का। अब आपका क्या बचा है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगुलर लैमिना और स्क्वायर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। सिंपल, पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सारी जो रेक्टेंगल हो गया, उन सभी के डायगोनल्स आप ड्रॉ कर दो, चाहे वो 3D हो चाहे वो 2D हो, उनके डायगोनल्स ड्रॉ करोगे, देख लो उनके डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए, जहां इंटरसेक्ट हो जाए दैट इज देयर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये कॉपी जो थी ये क्या है, रेक्टेंगल है ना, अगर मैं इसका एक डायगोनल यहाँ खींचूं, यहाँ एक खींचूं, बीच में आपका क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यही आपका क्या है, यहाँ पर अगर मैं उंगली लगा के इसको रोकना चाहूँगा तो ये बैलेंस हो जाती है ना, शायद कर लूँ मैं तो ये बैलेंस हो जाएगी, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड में हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। आई थिंक आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो क्लियर हो गया होगा अब एकदम, कोई भी कहीं भी पूछ ले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ आ जाएगी, आप किसी भी इंसान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हो। आज जाओ जरा टेबल का निकालो, बुक का निकालो, मम्मी का निकालो, पापा का निकालो, अपना निकालो, बट भूलना मत सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सबका डायगोनल बना के सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेके आओ, और कहीं भी घूमने जाओगे तो अपने घर ही लौट के आओगे, यही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, चलिए रिवाइज करते रहिएगा, और इससे जुड़े न्यूमेरिकल्स भी लेकर के आऊंगी मैं। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लेकर के आई थी, और इस चार्ट को रट लेना, इससे क्वेश्चन बनते हैं इसलिए। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।